मुखिया हर साल एक नई लड़की से शादी करता और फिर उसे तलाक के साथ बहुत सारे रुपए पैसे देकर उसके घर वापस भेज देता। लड़कियां भी खुशी खुशी उससे शादी करती और अगले ही दिन तलाक लेकर अपने घर वापस चली जाती। मैं हैरान थी कि यह ऐसा क्यों करता है। एक दिन उस मुखिया की नज़र मुझ पर पड़ गई और वह बोला, मुझे तुमसे ही शादी करनी है। मेरे घर वाले भी पैसों के लिए परेशान थे। वैसे तो मेरी शादी उससे कर दी गई। शादी की पहली रात मुझे हॉस्पिटल ले गया और बोला, मैंने अब तक बहुत सी लड़कियों से शादी की है ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। वह लड़की तुम ही हो जो मेरी किस्मत बदल सकती हो। इससे पहले मैं इस बात का मतलब समझ पाती, मेरी चीखें निकल गई थी कि मेरे आज फिर गांव के मुखिया की शादी थी। मेरी दोस्त हिमांशी खास तौर पर मुझे यह सब सुनाने आई थी। आते ही कहने लगी, क्या तुम्हें पता है कि गांव का मुखिया फिर से शादी कर रहा है? मैं यह सुनकर हैरान हो गई। अभी पिछले साल ही तो उसने शादी की थी और अपनी बीवी को तलाक भी दे दिया था। मैंने हैरानी से कहा कि वह लड़की गांव के मुखिया से दूसरी शादी के लिए मान गई। मेरी दोस्त हिमांशी पागलों की तरह हंसने लगी और बोली, पागल लड़की, लगता है तुम्हें अभी तक कुछ नहीं पता। पता, गांव का मुखिया हर साल एक खास महीने में एक लड़की से शादी करता है और अगले ही दिन उस लड़की को तलाक दे देता है। और सुना है वह लड़की को बहुत कुछ देकर उसके घर वापस भेज देता है, सोना चांदी जेवरात और बहुत सी मालो दौलत। तो ऐसे में कोई भी लड़की बेवकूफ़ ही होगी जो मुखिया के साथ शादी करने से इनकार कर देगी। फिर वह कुछ चौंक कर कहने लगी, तो तुम कोशिश करना कि गांव की मुखिया की नज़र तुझ पर ना पड़े, वरना हो सकता है अगली बीवी उसकी तो बन जाए। क्योंकि सुना है कि वह हसीन लड़कियों पर ही आशिक हो जाता है। और उसकी यह बातें सुनकर बहुत डर गई मैं। मैंने कहा, मैं तो पहले भी घर से बाहर ही कम निकलती हूँ, अब तो बिल्कुल भी नहीं निकलूँगी। मैं असल में यहाँ की रहने वाली नहीं थी और अपने माता पिता के साथ 6 महीने पहले ही इस गांव में आई थी। इस बार गांव की रस्मों रिवाज और गांव के मुखिया के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने बस उसकी पिछली शादी होते हुए देखी थी। इसलिए हिमांशी से यह सब सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि गांव का मुखिया कैसा जालिम इंसान है जो पहली रात के बाद ही बेचारी लड़कियों को तलाक दे देता है। हिमांशी फिर से शाम को आ गई और मुझसे कहने लगी कि चल गांव के मुखिया की शादी देखने चलते हैं। पूरा गांव आया हुआ है। मैं अपनी माँ से इजाज़त लेकर उसके साथ गांव के मुखिया की शादी देखने चली गई। लेकिन उसके किस्से सुनने के बाद मैं बहुत डर गई थी। इसलिए मैंने अपने मुंह को एक दुपट्टे से अच्छी तरह से ढक लिया था। मैंने अपनी माँ से इजाज़त ली और उसके साथ निकल पड़ी। माँ को कुछ भी शायद मुखिया के बारे में पता नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे जाने की इजाज़त दे दी। हम शादी पर पहुँच गए तो मैं धूमधाम देखकर दंग रह गई। हिमांशी कहने लगी, तुम देखना कल सुबह यह लड़की भी बहुत से माल के साथ तलाक लेकर इसकी हवेली से निकल जाएगी। मैंने अफसोस से कहा, यह तो बेचारी लड़कियों पर बड़ा जुल्म करता है। तो हिमांशी ने बताया कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती। लड़कियां अपनी मर्जी और खुशी से शादी करती हैं और तलाक ले लेती हैं। उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। मैं बड़ी हैरान थी कि मुखिया ऐसा क्यों करता है। उसके साथ ऐसा क्या मसला था कि वह शादियों पर शादियां करता और फिर तलाक भी फ़ौरन दे देता। शादी से वापस आकर मैं पूरी रात यही सोचती रही कि भगवान की अलग ही लीला है। एक तरफ वह मुखिया है जो एक रात की शादी के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहा है और दूसरी तरफ हम जैसे गरीब लोग जो कर्जों के बोझ तले ऐसे दबे हुए हैं कि सांस लेना भी दुश्वार है। मेरा नाम शालिनी है और हम 3 बहनें थीं। हमारा कोई भाई नहीं था। मुझे बचपन से ही काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी थी। मेरे पिताजी शहर में नौकरी करते थे और कभी कभी मेले में छोटी सी दुकान भी लगा लिया करते थे, जिससे बस हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से हो जाता था। फिर पिताजी बीमार पड़ गए तो कई जगह से कर्ज लेकर उनका इलाज करवाना पड़ा। घर तक बिक गया और पिताजी हमें अपने पुराने घर ले आए, जहाँ वे अपने भाइयों के साथ बचपन में रहा करते थे। हमारे घर में गरीबी इस कदर छाई थी कि हमें दाने दाने के लिए मुँह देखना पड़ता था। मैं तो अपने आप को चुप संभाल लेती थी, पर मेरी 2 छोटी बहनें चुप चुप कर रोया करती थी। एक दिन मैंने अपनी बहनों को रोते हुए देख लिया। वह रोते हुए कह रही थी,
काश हम पैदा ही ना हुए होते या फिर पैदा होते ही मर गए होते तो आज ये भूखा ना रहना पड़ता। मैंने जो उनकी आवाज़ सुनी तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरा तो चले जैसे तैसे बचपन गुजर गया, पर मेरी बहनें भी गुर्बत के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं। क्योंकि मैं उस दिन अपनी बहनों को रोते देखा, मेरा दिल तड़प उठा। मैंने माँ से कहा, माँ मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ा टहल कर आती हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगी। माँ ने मुझे बाहर जाने की इजाज़त दे दी, जैसे वह इस बात से वाकिफ़ थी कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैं घर से बाहर निकल कर खेतों की तरफ चली आई, क्योंकि वहाँ जगह बहुत ही सुकून और साफ़ सुथरी थी। मैं खेतों के पास टहल रही थी कि तभी वहाँ हमारे गांव का मुखिया आ गया। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मैं तो डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे हिमांशी की बात याद आई तो मैं उनको देखकर जल्दी से भागकर घर गई, और घर आकर भी मेरा दिल डर की वजह से धधक धक धक कर रहा था। मैं परेशान हो गई, कहीं कोई इल्ज़ाम ही ना लगा दे मुझ पर। थोड़ी देर में हिमांशी चली आई, कहने लगी, तुझे गांव के मुखिया ने देख लिया है, अब तो तेरा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं डर गई और इसी खौफ का असर था कि मुझे बहुत तेज़ बुखार आ गया। मैं शाम तक बुखार से तपने लगी। मेरी माँ मुझे खाना बनाने के लिए कह रही थी, मगर मेरा जिस्म, मैं तो जैसे जान ही नहीं थी। तंग आकर माँ मेरे कमरे में आई और मुझे हाथ लगाकर चेक करने लगी तो चीख पड़ी। फिर फ़ौरन ही गांव के एक डॉक्टर को बुला लिया गया जो सबका इलाज करता था। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और माँ से कहते हुए बाहर निकल गया कि बच्ची को फ़िक्र और परेशानी से दूर रखें। ज़्यादा डर और खौफ की वजह से दिमाग की नसें फटने का खतरा होता है। डॉक्टर के जाने के बाद माँ मुझे घूरते हुए कहने लगी, किस बात की टेंशन है तुझे, क्या मरने वाली हालात बना रखी है। तब मैंने हिम्मत करके माँ को बता दिया कि गांव के मुखिया की नज़र मुझ पर पड़ गई, जो हर साल नई लड़की से शादी करने के बाद अगले ही दिन उसे तलाक दे देता है। माँ मेरी बात को ना समझी और बोली, तो फिर इसमें फ़िक्र क्यों कर रही है, तूने कौन सी चोरी की है जो तुझे इतना डर लग रहा है। माँ की बात पर मेरा दिल किया कि मैं अपना सर पीट लूँ। इससे पहले माँ को मैं कुछ समझाती, बाहर से दरवाजे ने ज़ोर ज़ोर से खटखटाना शुरू कर दिया। आवाज़ सुनकर मैंने अपना सांस रोक लिया। दरवाज़ा खोला गया तो बाहर गांव का मुखिया अपने लोगों के साथ खड़ा था और उसके साथ ही मेरे पिताजी भी थे। उन्हें भी शायद वो साथ लेकर घर आए थे। पिताजी ने उनको बैठक में बैठाया और माँ से चाय बनाने को कहा, पर गांव के मुखिया ने चाय बनाने से मना कर दिया। आखिर वह अमीर इंसान था तो गरीबों के घर चाय पानी कैसे पीता। उसने मेरी माँ को भी बैठक में बुला लिया और मेरा हाथ मांग लिया। जब उनसे यह बात की तो माँ तो हक्का बक्का रह गई और उठकर गुस्से से बोली, मुखिया जी हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बगैरत नहीं जो पैसों के लिए हम अपनी बेटी का सौदा कर दें। हम अपने कर्जे खुद उतार लेंगे, पर अपनी बेटी को दागदार नहीं करेंगे। मुखिया बात करके चला गया था। अब माँ और पिताजी को फैसला करना था, बेटी की इज्जत या पैसा। मैंने जब यह बात अपनी माँ की ज़बानी सुनी तो आसमान मेरे जैसे मेरे ऊपर गिर पड़ा। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। माँ ने तो साफ साफ मुखिया को जवाब दे दिया था, क्योंकि मैंने अपनी बहन को जो जुबान दे रखी थी और इसी साल के आखिर में मेरी शादी होनी तय हो गई थी। मगर पिताजी कह रहे थे, एक बार मुझसे बात कर ली जाए, फिर जैसे मैं कहूँगी वैसा ही करेंगे। मुझे पिताजी की बात पर गुस्सा तो बहुत आया कि क्या पिताजी को पता नहीं मेरी मंगनी हो चुकी है, फिर भी ऐसी बात कर रहे हैं जो मैं मर कर भी पूरी ना कर सकूं। पिताजी की राय पर माँ ने भी हामी भर ली और पिताजी को मुझसे बात करने की इजाज़त दी थी। पिताजी मेरे पास आए और कहना शुरू किया, देखो बेटी, हमारा कोई बेटा नहीं है जो हमारा सहारा बने, जो अपनी बहनों के ख्वाब पूरे करे। करने में मेरी मदद करो। हमारे घर की हालत तुम्हारे सामने है। पिछले 10 सालों से हमारे ऊपर जो कर्ज है वही उतारने का नाम नहीं ले रहा, और फिर तुम्हारी छोटी बहन भी अपनी बहुत सी ख्वाहिशों को अपने दिल में दबा लेती है। अगर तुम मुखिया जी से शादी करने के लिए हाँ कर दो और अगले ही दिन तलाक ले लो तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। और रही बात तुम्हारे मंगेतर की, तो वह कोई डॉक्टर इंजीनियर तो है नहीं जिससे तुम शादी करके बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारोगे। अगर वह तुमसे सच्चा प्यार करता है तो तुम्हारी मजबूरी और परेशानी को समझेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, जैसे तुम कहोगे वैसा ही होगा। पिताजी की बात मुझसे करके चले गए और मुझे कसमकस में डाल गए। मैंने सारी बातों को सोचा, फिर एक फ़ैसला किया। मैंने पिताजी से कहा कि अपने मंगेतर पीयूष को बुलाया जाए ताकि उससे बातचीत करके फ़ैसला ले सकूं। अगले दिन पीयूष हमारे घर आ गया। मैं उसे लेकर छत पर आ गई ताकि मैं आराम से पीयूष से
सुकून से बात कर सकूं। मैंने पीयूष को पिताजी के गांव के मुखिया की बात बताई तो उसके चेहरे का रंग गुस्से से लाल हो गया। मैं उसके दिल के हाल को समझ रही थी, मगर मुझे एक चीज़ को समझना था। शादी के बाद मेरा और पीयूष का फ्यूचर, या फिर मेरी बहनों का या मेरे माँ बाप का सहारा बनना था। उसने मेरी बात सुनकर इनकार कर दिया और उठकर जाने लगा। तो मैंने कहा, मैं पिताजी के फैसले पर राजी हूँ। पीयूष गुस्से से मेरी तरफ पलटा और घूरती नज़रों से देखकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उसको सदमा लग गया था और सदमे की वजह से उसकी आवाज़ ठीक से नहीं निकल पा रही थी। मैं सब जानते बूझते भी उसकी नज़रें चुराने पर मजबूर थी। मैंने उससे कहा कि हाँ, दिमाग ख़राब हो गया है मेरा, क्योंकि मेरे माँ बाप का कोई बेटा नहीं है और मैं उनको कर्ज में डूबा हुआ नहीं देख सकती। और फिर एक ही दिन की तो बात है, हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे और बगैर किसी फ़िक्र के हम दोनों एक ही हो जाएंगे। क्या तुम नहीं चाहते कि हमारी परेशानी ख़त्म हो जाए, या इतना ही प्यार था मुझसे जो मुझे समझ ही नहीं पा रहे हो? मेरी इमोशनल बातें सुनकर पीयूष का दिल नरम पड़ गया और वह शादी के लिए मान गया। पीयूष के जाने के बाद मैंने माँ से कहा, माँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। या मैंने किस तरह दिल पर पत्थर रख कर कहा, या मैं ही जानती हूँ, पर मुझे इस जगह पर कमज़ोर नहीं पड़ना था, सो मैं नहीं पड़ी। और पिताजी ने मुखिया जी को हाँ का जवाब भिजवा दिया। माँ ने जब यह बात सुनी, वह अपना सर पीटने लगी और मुझे समझाने लगी, पर मैं फ़ैसला कर चुकी थी, पीछे नहीं हटना था। माँ की तकलीफ़ का भी मुझे अंदाज़ा था, पर पिताजी का कोई कसूर नहीं था। वह इस उम्र में भी कर्ज की टेंशन लेते तो वक्त से पहले बूढ़े होते जा रहे थे। जब मैं अपने फैसले पर पक्के पर रही तो माँ ने चुप्पी साध ली और यूँ एक हफ्ते के अंदर मेरी शादी की तैयारी हो गई। मैं लाल जोड़े में विदा होकर मुखिया के बंगले में आ गई। सारे दिन की थकी हारी जब मैं मुलायम गद्दों पर बैठी तो बैठने के साथ ही मुझे नींद की देवी ने अपने आगोश में भर लिया। मैं बैठे बैठे कब सो गई पता ही नहीं चला। आँख तो मेरी तब खुली जब मैंने अपनी कलाई पर कुछ महसूस किया। खौफ की वजह से मेरे हलक में कांटे अटक गए। मैंने बहुत हिम्मत इकट्ठा करके उसको अपने ऊपर से हटने की आंखें खोली तो देखा मेरा पति मेरी कलाई पर उंगली फेर रहा था। फिर अचानक पता नहीं मेरे पति को क्या हुआ, उसने मेरी कलाई छोड़ी और दूर जाकर खड़ा हो गया। फिर बोला, हमें अभी हॉस्पिटल चलना है, जल्दी उठो और अपने कपड़े बदल लो। मुझे उसकी बातें सुनकर उसके दिमागी हालत पर शक हुआ। मैं जान जान से मना करना चाहती थी, पर पहले ही रात कुछ ऐसा नहीं करना चाहती थी जो वह मुझे तलाक न देता। मैं कपड़े बदल कर उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। फिर हम हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ जाकर जो मैंने देखा उसे देखकर अपने होशो हवास खो बैठी। मेरा पति डॉक्टर से बात करने के बाद कहने लगा, वह लड़की तुम ही हो जिसकी तलाश में मैंने आज तक किसी से शादी नहीं की। बस तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, अब से तुम ही मेरी पत्नी बनकर रहोगी। मैं उसकी बात सुनकर बेहोश हो गई। वह मुझे गाड़ी में डालकर घर ले आया। घर आकर जब मुझे होश आया तो उसकी बातें याद करके मेरी रूह कांप गई। मैंने इधर उधर देखा मगर वह कहीं नहीं था। मेरा पति तो पता नहीं कहाँ चला गया, मगर नौकर नौकरानी मेरे आसपास ही थे। उन्होंने बताया कि आपके घर वाले आए थे, मगर मालिक ने उनको यह कहकर वापस भेज दिया कि अपनी बेटी से मिलने आप लोग जब मर्जी हो तब आओ। मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर मैं मुझे तलाक नहीं दे रहा। और मालिक ने आपके घर वालों को पैसों से भरा बैग और रहने के लिए घर भी दिया है। नौकरानी की बात सुनकर मेरा दिल किया कि मैं चीख चीख के रो दूँ कि मेरे घर वालों ने मेरे साथ क्या किया। मैं अपनी ही नज़रों में गिर गई थी। अब मैं उस मुखिया को किस मुँह से बहस करती जब मेरे घर वाले मुझे छोड़कर जा चुके थे। मुझे सबसे ज़्यादा दुख पीयूष के बारे में सोचकर हो रहा था। उसे जब पता चलेगा मेरी तलाक नहीं हुई तो वह मुझे बेवफा समझेगा और सोचेगा मैंने पैसों की चमक धमक देकर तलाक लेने से इनकार कर दिया। यह सारी बातें सोच सोच कर मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर मैं अपनी मर्ज़ी से अपने गले में फांस कैसे निकालूं। इससे पहले मैं रोना शुरू कर देती, मेरा पति कमरे में आया और मुझसे मेरा हाल पूछने लगा। मैंने उस झूठे इंसान को देखा तो मेरा खून खौल गया, जिसने एक रात की बात कर कर शादी की थी और अब अपनी बात से मुकर रहा है। उसने मेरे चेहरे को छूना चाहा तो मैंने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया और बोली, मैं तब तक तुम्हें अपने पास नहीं आने दूंगी जब तक तुम मुझे इस राज की हकीकत बता नहीं दोगे। तुम क्यों हर साल नई लड़की से शादी करके उसे तलाक दे देते थे और अब मुझे तलाक क्यों नहीं दी? मेरे पति ने मेरी बात सुनी तो बोला, मैंने शादी की है तुमसे,
तुम पत्नी हो मेरी, मेरा तुम पर पूरा हक है। तुम्हें छूने के लिए तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, मगर मैं क्योंकि अब सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहता हूँ, तो आज नहीं तो कल तुम्हें इस सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। मुझे इस बात पे बहुत गुस्सा आया, मगर मैं अपने गुस्से को पी गई और बोली, मुझे तुम सच बताओगे तभी मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, वरना मैं अपनी जान ले लूँगी। यह बात सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया और उसने जल्दी ही अपने गुस्से पर काबू पा लिया और कहने लगा कि राज तो मैं तुम्हें बता ही दूंगा, मगर याद रखना, मुझसे अगर तुमने बेवफाई की या अपनी जान देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पूरे ख़ानदान को नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में बंद कर लिया हो। मैं यह बात भूल ही गई थी कि मैंने अपने घर वालों के लिए शादी की है और किसी आम इंसान से नहीं, बल्कि गांव के मुखिया से, जिसे कोई कानून या पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी। मेरा दिल किया मैं अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगूं, मगर मैं उसके सामने रोकर खुद को कमज़ोर साबित नहीं करना चाहती। मुझे बस चुप रहकर उसकी जासूसी करनी थी, ताकि उसे रंगे हाथ पकड़ सकूं। मुझे चुप देखकर मेरे पति ने फिर दोबारा मुझसे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं की, और उसकी यही बात मुझे परेशान कर रही थी। कोई कोई इंसान किसी को धोखा देकर इतना संतुष्ट कैसे रह सकता है। शादी को एक हफ्ता गुजर गया और इस एक हफ्ते में मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह वह मुझे तलाक दे दे, मगर मुझे कामयाबी हासिल नहीं हुई। आखिर उसे मेरी तलाश थी, क्यों, मैं तो उसे जानती भी नहीं थी। मेरी मुश्किल का हल यही निकला कि मैं उसके ऊपर नज़र रखूं। मेरा पति जब भी किसी से कॉल पर बात करने लगता, उठकर कमरे से बाहर चला जाता। उसकी यह हरकत मुझे नागवार गुजरती थी, मगर उसे तो जैसे मेरी परवाह ही नहीं थी। उससे पूछने पर भी यह मुझे सच न बताता तो बेहतर यही था। मैं किसी भी तरह उसकी बातें सुनूं। ऐसे ही करते हुए 15 दिन गुजर गए। कोई भी सुराग हाथ न लगा था। अब तो मुझे लगने लगा था जैसे मैं कभी भी हकीकत नहीं जान पाऊंगी, पर मुझे हिम्मत नहीं छोड़नी थी। मैं दिल में ही दिल प्रार्थना करती कि किसी भी तरह मुझको इस राज का पता चल जाए, ताकि मैं मुखिया को गलत साबित करके अपनी जान छुड़ा सकूं। आखिर एक दिन आ ही गया। रात के 12 बज रहे थे कि तभी मेरे पति के फ़ोन पर किसी की कॉल आए। पहले वह उठकर कमरे से बाहर जाने लगा, फिर मुझे सोता हुआ देखकर वहीं बैठकर बात करने लगा। दूसरी तरफ से तो न जाने कोई क्या कह रहा था, पर अपने पति की बातें सुनकर कुछ खास मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। उस वक्त मेरी नींद उड़ गई जब मेरे पति ने कहा, यार किसी भी तरह इस बला से मेरा पीछा छुड़वाओ, वरना काम तमाम कर दो। इसकी रोज़ रोज़ बकबक से तंग आ गया हूँ। मैंने जब इतना सुना तो मेरा दिमाग तेज़ी से काम करने लगा। मैं जान चुका था कि यह कोई लड़की का मामला है। अब तो मसला और भी संगीन हो चुका था। उसकी बातें सुनकर मैंने इरादा कर लिया था कि किसी भी तरह मुझे इस बेचारी लड़की को इसके चुंगल से आज़ाद ही करवाना होगा, वरना यह जालिम इंसान उसकी जान ले लेगा। अगले दिन जब मेरा पति घर से बाहर निकला तो मैं भी उसके पीछे घर से बाहर निकल गई। घर की नौकर नौकरानी को भी मैंने पहले ही अपने साथ मिला लिया था। अब बेफिक्र होकर मैं सब काम कर सकती थी। उसका पीछा करने के लिए मुझे मेरे दिल ने मना भी किया, पर मैं दिल को मजबूत करने लगी और अपने इरादे से नहीं हटी। उसको एक घर में जाता हुआ देखकर मैं वहीं से वापस लौट आई। अब मेरे दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। मैं उन्हीं ख्यालों में बैठी थी। मेरा पति घर आया। वह फिर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। मैंने उठकर सुनने गई तो वह किसी से कह रहा था, कल फिर उसी जगह पर आ जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं दिल ही दिल में खुश होने लगी कि चलो, इस आँख मिचौली के खेल से जान छूटने वाली है। उससे पहले मेरा पति मुझे देखता, मैं जल्दी से कमरे में आ गई। मुझे बेसब्री से कल के दिन का इंतज़ार था। मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि अगला वाला कल मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल देगा। कल का दिन आया तो अपने पति के जाने के बाद मैं भी उसके पीछे घर से निकल गई। आज मेरा पति रास्ते में कुछ लोगों से मिला भी था और मुझे टेंशन होने लगी, कहीं उन लोगों से मैं कहीं कोई किसी वजह से मुझे आज़ादी मिलेगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पति को शक हो गया है कि मैं उसका पीछा कर रही हूँ, तभी वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है ताकि मैं समझ ना सकूँ और तंग आकर अपनी हरकत छोड़ दूँ। अपनी इस सोच पर मैंने खुद ही खुद को यह सोचकर समझाया कि अगर वह जान लेता तो मुझे घर से बाहर निकलने से इजाज़त ना देता और मना कर देता। किसी से डरने का या किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी। मैं इन्हीं सोच में गुम थी।
जब मेरा पति फिर उसी घर में चला गया और जाकर एक कमरे में बैठ गया। उस कमरे के साथ एक और कमरा भी था। मैं जल्दी से उस कमरे में घुस गई और कमरे की खिड़की से दूसरे कमरे में देखने लगी। तब वही लोग आए और मेरा मंगेतर पीयूष भी। इन सबको यहाँ देखकर मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ और मैं डरते डरते चोरी चुपके वहाँ से निकलकर घर आ गई। मैं जितना इस मसले को आसान समझ रही थी, यह उतना ही मुश्किल था और यह दिन ब दिन उछलता ही जा रहा था। मैं परेशान बैठी थी कि मेरा पति घर आया और मुझे उदास बैठे देखकर बोला कि आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, इसीलिए नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जाना। तुम्हें लेकर कहीं बाहर जाना है और मैं तुम्हें आज तुम्हारे सारे सवालों का जवाब वहीं पर दे दूँगा। इतना कहकर बात चला गया और मैं जल्दी से नहाने चली गई ताकि उसके आने से पहले मैं तैयार हो जाऊं और घर के ग्राउंड में उसका इंतज़ार करते हुए टहल रही थी। तभी मुझे गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। मेरा पति आ चुका था और मेरे बारे में पूछ रहा था। मुझे पुकारता हुआ ग्राउंड की तरफ ही आ रहा था। उसने मुझसे चलने के लिए कहा और मैं चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। मेरा खामोश होना मेरे पति भी नोट कर रहा था। उसने भी कोई बात नहीं की और गाड़ी स्टार्ट कर दी। हमारी गाड़ी गांव की ऊंची नीची छोटी छोटी गलियों में चलती जा रही थी और मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचती हुई उदास हो रही थी। गांव में खेत तैयार होकर हरे हो गए थे और ट्यूबवेल देखकर मेरी आंखों में आंसू बह निकले। यह वह जगह थी जहाँ खेल कूद कर मैं बड़ी हुई थी। तभी वो खेत मेरी नज़रों के सामने से गुजरा। तो जैसे किसी ने मेरी आंखों में मिर्ची भर दी। मुझे उस खेत से नफरत सी महसूस हुई। यही वह जगह थी जहाँ मेरे पति की नज़र मुझ पर पड़ी थी। काश मैं उस दिन घर से बाहर न निकली होती। अब वह काश वापस नहीं लौट सकता था। उन्हीं सोचों में गुम पता ही नहीं चला कब सफ़र ख़त्म हुआ और हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। होश तो मुझे तब आया जब गाड़ी रुकी। मेरे पति गाड़ी से बाहर निकलकर मेरी साइड वाला दरवाज़ा खोले खड़े थे। उसको अपनी तरफ देख मैं गाड़ी से नीचे उतर आया और फिर हम दोनों एक दरबार की तरफ जाने लगे। दरबार के बाएं साइड पर कच्चे मकान मगर साफ सुथरे घर में मेरे लिए मेरा पति दाखिल हुआ और एक कमरे में जाकर बैठ गया। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि वहाँ एक बाबा जी आए और बोले, हाँ भाई, तुम्हारी तलाश ख़त्म हुई कि नहीं? बाबा जी और यह मेरी पत्नी है। इन दोनों की बातें सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आया कि यह दोनों कैसी बातें कर रहे हैं। बाबा जी के बैठने के बाद मेरा पति बोला, बाबा जी, मैं आपसे इजाज़त लेने आया हूँ ताकि अपनी पत्नी को सच बता सकूँ और नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकूं। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं शुरू करूं? बाबा ने कहा, इजाज़त है, जाओ और अपनी ज़िंदगी जियो। उनकी यह घुमाने वाली बातें सुनकर मेरे माथे पर सिलवटें पड़ने लगी। यह सब मुझे ढोंग लग रहा था। मेरा पति उठ खड़ा हुआ और हम वहाँ से इजाज़त लेकर वापस आ गए। घर आकर मेरे पति ने सारे नौकरों की छुट्टी और सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद करके लगा। उसे ऐसा करते देख मैं डर गई। डरने की वजह से मेरा रंग पीला पड़ गया था, जिसे देखकर मेरा पति बोला, डरो नहीं। यह बात एहतियात की थी ताकि कोई भी राज जान ना सके। उनकी बात सुनकर मेरी सांस में सांस आई। फिर मेरा पति मुझे लेकर बेड पर बैठ गया और बोला, यह आज से 10 साल पहले की बात है, जब मैं 20 साल का था। हम खानदानी रईस थे, मगर हमारे किसी रिश्तेदार ने हम पर ऐसा खतरनाक जादू करा दिया कि हमारी दौलत ख़त्म होने लगी और मेरी सेहत भी ख़त्म हो गई। एक दिन मैं शिकार खेलने गया हुआ था कि मुझे कोई शिकार न मिला और मैं गुस्से से सारे निशाने ख़राब करने लगा। मैं अपने उस काम में इतना बिजी था कि मुझे आसपास का कुछ पता ही ना था। फिर यह बाबा जी कोई जड़ी बूटी लेने जंगल में आए थे। मुझे ऐसा करते देखकर मेरे पास आए और बोले, तुम पर जादू है और कितना खतरनाक है कि जिस लड़की से भी शादी करोगे वह तुम्हारे जिस्म की ताकत ख़त्म कर देगी और तुम्हारी दौलत सारी बर्बाद हो जाएगी। मगर एक तरीका है जिससे यह जादू ख़त्म हो जाएगा। अगर तुम उनको एक दफ़ा देखे बगैर अपनी शादी का हक लिए बिना ही उसे तलाक दे दो, मगर एक बात का ख्याल रखना कि वह लड़की ज़रूरतमंद हो। मैंने कहा, मैं परेशान हूँ और कहा कि ऐसे तो मैं अपनी असली वाली शादी कभी नहीं कर सकूँगा। पर वह बाबा जी जा चुके थे। फिर जब मैंने शादी की तो देखभाल करके जुर्मन लड़की देखी तो अपनी पत्नी को छुए बगैर माल दौलत देकर उसे तलाक दे दी। इससे मेरी दौलत में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई और जादू का जोर था वो कुछ कम हो गया। फिर इसी तरह दूसरी शादी की, इलेक्शन जीत गया। फिर तीसरी,
एक एक करके मैंने 12 शादियाँ की। धीरे धीरे मुझ में हुआ जादू ख़त्म हो गया। फिर मैंने सोचा अगर ऐसे ही शादी करके मैं तलाक देता रहूँगा तो मैं अपना वारिस कैसे बनाऊँगा, और इतनी जायदाद किसके लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। फिर मैं उसी जगह पर गया और उन बाबा जी को तलाश करना चाहा, पर वह कहीं नहीं मिले। मैं शादी करके और तलाक दे देकर तंग आ चुका था। अब मैं भी सुकून से ज़िंदगी चाहता था। मैंने दर दर की खाक छानी बाबा जी का तलाश करने के लिए, ताकि मैं उनसे पूछ सकूं कब तक मैं तलाक देता रहूँगा, शादी करता रहूँगा। कई महीने गुजरने के बाद जब मुझे बाबा जी के ठिकाने के बारे में पता चला, मैं आना फना वहाँ पहुँच गया। वहाँ पहुँचा तो जैसे बेजान सा होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। एक दिन आराम करने के बाद अगले दिन बाबा जी ने मुझे अपने पास बुलाया। मैंने बाबा जी से कहा, बाबा अब मैं थकने लगा हूँ, मैं कब तक लोगों की बातें सुनता रहूँगा। मुझे बता दें मुझे और कितनी शादियाँ करनी पड़ेंगी, ताकि मैं एक ही दफ़ा सब करके चैन की ज़िंदगी गुजार सकूं। बाबा जी मेरी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा तब तक तुम शादियाँ करते रहोगे, तलाक देते रहोगे, जब तक तुम्हारे लिए ऐसी लड़की ना मिल जाए जो तुम्हारे ख़ानदान को वारिस पैदा करने वाली हो। बाबा जी की बातें सुनकर मैं चला गया और बोला, उसकी कोई ख़ास निशानी तो बता दे ताकि मैं अपनी तलाश जारी रख सकूं। फिर बाबा जी ने कहा, उसे देखकर जो सबसे पहले तुम्हारे दिल में ख्याल आए वह यह होगा कि इससे बाद में किसी और लड़की से शादी नहीं करूँगा। यही थी जिसकी मुझे तलाश थी। जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरे दिल ने कहा, तुम ही वो लड़की हो जो मेरी पत्नी बनोगी। यूँ मैंने तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाया और हमारी शादी हो गई। अपने पति की सारी बातें सुनकर भी कुछ था जो मुझे खटक रहा था, क्योंकि जब शादी की रात मेरा पति मुझे देखने के बाद हॉस्पिटल ले गया था, तो वहाँ जाकर उसने कहा था कि तुम ही वह लड़की हो जिसे कि मुझे अब तक तलाश थी। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने लगे हाथ यह भी बात पूछ न लूँ, और कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूँ कि यही बात सच है, जबकि हर लड़की को शादी की रात तुम तलाक देते थे और मुझे लेकर हॉस्पिटल चले गए। यह हॉस्पिटल वाला क्या राज है, और इससे कब तक पर्दा उठाने का इरादा है। मेरी बात सुनकर मेरा पति बोला, सारे राज आज ही जान लोगी। कुछ सोचा तो कल के लिए भी रहने दो, मगर मैंने सोचा अगर आज यह ना पूछ सकी तो शायद कभी ना पूछ पाऊंगी, इसलिए आज ही पूछने का इरादा कर लिया। मुझे लगता था मेरा पति मेरा चेकअप करवाने ले गया था ताकि वह जान सके कि मैं कुंवारी हूँ भी या नहीं, पर यह बात मैं शक के बिना इस पर थोप नहीं सकती थी। जब तक इसके मुंह से सुन ना लेती मैं मजबूर थी, और एक ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं जी सकती थी जिसको मेरे कैरेक्टर पर पहले ही दिन से शक हो। बेशक मैं अपने कज़िन को पसंद करती थी और मंगनी भी कर रखी थी, मगर मैंने पीयूष ने कभी अपनी हदें पार करने की कोशिश नहीं की थी। फिर कैसे मैं इतनी बड़ी बात बर्दाश्त कर लेती। मगर मैं शरीफ ना होती तो क्या मुझे भी अब तक तलाक मिल चुकी होती। यह बातें सुनकर मेरे सिर पर हथौड़े की तरह लग रही थी। एक तरफ मेरा पति था जो शादी की पहली रात मुझे हॉस्पिटल ले गया, और दूसरी तरफ मेरा मंगेतर था जिसे मैंने अपनी मजबूरियों के आगे कुछ ना समझा था और शादी के लिए हाँ कर दी। ये बातें सोचकर मेरे आंसू बहने लगे। तब मेरे पति ने बड़ी बेरहमी से मेरे आंसू साफ किए और कहा, जानना चाहती हो वह आज क्या था जो तो देखो, अपनी बाई कलाई पर जो निशान बना हुआ वही है वह राज जिसे मैं देखकर चौंक सा गया था और तुम्हें लेकर हॉस्पिटल चला गया था। पता चला सकूं या असली है या मुझे ख्वाब लग रहा है, क्योंकि बाबा जी ने दूसरी निशानी यह बताई थी कि उस लड़की की कलाई और कमर पर निशान होगा। इसलिए मैं तुम्हें अस्पताल ले गया ताकि लेडीज़ डॉक्टर देख ले, और मुझे पता था कि तुम्हारी कमर पर निशान है या नहीं। जब इस डॉक्टर ने बताया कि तुम वही लड़की हो तो मैं खुश हो गया। मेरी शादी ऐसी लड़की से होना था मेरे सब्र का फल ही है। जिन लड़कियों को मैं तलाक देता था वह सब की सब कुंवारी नहीं होती थी, बस उनकी कलाई को मैं देखता था और तलाक दे देता था। अपने पति की बातें सुनकर मैंने उसकी आंखों में देखा, और वहाँ लिखी सच्चाई देखकर मैंने नई ज़िंदगी की शुरुआत करने का इरादा कर लिया। फिर मेरा पति बोला, एक बात तो तुमने पूछा ही नहीं। मैंने सवालिया नज़रों से अपनी सब देखा। तब पति बोला, मैं जान चुका था कि तुम मेरा पीछा कर रही हो। मैं चाहता था तुम वह सब अपनी आंखों से देख लो, मगर तुम सब देखे बगैर ही वापस आ गए। तुम्हारे मंगेतर पीयूष ने मुझसे रकम ली थी
उसका कहना था कि अगर तुम मुझे पैसे ना दोगे तो मैं शालिनी का पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम जिसकी मोहब्बत के दावे करती थी वह तो लालची निकला। मैंने उसे पैसे दिए, उसने तुम्हारी मोहब्बत उन पैसों के आगे मुझे बेच दी। अगर मैं उसे पैसे ना देता तो वह तुम्हें बार बार परेशान करके वापस अपनी तरफ करने की धमकी देता। मैं चाहता तो उसे उसका बहुत अच्छा जवाब दे सकता था, मगर अपने माँ बाप का एक इकलौता बेटा समझकर मैंने उसे माफ़ कर दिया। अब यह सब सुनकर मैं अपनी किस्मत पर शुक्र भेजने लगी कि मुझे मेरी किस्मत में पीयूष जैसे लालची इंसान से बचा लिया और मुखिया जी जैसा शरीफ इंसान की पत्नी बना दिया। मुझे अपना पति दुनिया के सब मर्दों से अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसने ही मेरे माँ बाप को साथ रहने का अच्छा घर, रुपया पैसा दिया था। उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने में कुछ बुराई ना थी। मैं अपने नसीब पर राजी थी और अपने पति के साथ खुश भी थी। कुछ दिनों के बाद मेरी दूसरी बहनों की भी अच्छी जगह शादी हो गई। मैं भी अपने पति के साथ खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी। बात पीयूष की थी तो उसे तो मैं भूल चुकी थी। अब हमारी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून था। शायद कुदरत ने हमें ऐसे ही मिलाना था। पर आज एक फ़ैसले पर मैं बहुत खुश थी, क्योंकि उस एक फ़ैसले ने मेरे पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल दी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई गई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन वालों को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सब